हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इसके पहले के वीडियो क्रिटिकल एंगल को जरूर देख लें और बाकी के जो चैप्टर्स में वीडियो हैं उनको भी आप जरूर देख लें, तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने लगा लिया है हेडिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल में क्या पढ़ा हुआ है कि जब लाइट किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब ऊपर वाला माध्यम बच्चों हम लोग ले लेते हैं विरल और नीचे वाला ले लिया हमने सघन। विरल और सघन का मतलब जैसे हमने यहां पर लिया हुआ है वायु और नीचे ले लिया हम लोगों ने कांच, ऊपर ले लिया एयर, नीचे ले लिया ग्लास, तो ये बन जाएगा रेरर मीडियम, ये बन जाएगा डेंसर। क्योंकि आपको पता है ये वाला मीडियम कम घना है और ये वाला मीडियम ज्यादा घना है। जो मीडियम कम घना है वो विरल, जो ज्यादा घना होगा वो सघन। कांच के लिए हम लोग कुछ इस तरह से सिंबल भी दे दिया करते हैं, उसको भी बना देते हैं। तो हम लोगों ने क्रांतिक कोण में क्या पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल में क्या पढ़ा था, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मली तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इस तरह से लाइट को जाना है लेकिन वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन अगर हम इस वाले एंगल को बढ़ाते जाते हैं तो ये लाइट और झुकती जाती है, झुकती जाती है, झुकती जाती है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इस बाउंड्री के समांतर आ जाएगी पैरेलल। तो ये वाला जो आपतन कोण है जिस पर इसका मान जो आर का मान है वो 90 डिग्री हो गया, अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, इस आपतन कोण को ही हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल बोला था। उसको आई से नहीं, उसको सी से लिख देते हैं। ये पढ़ चुके हैं इतना। अब उसके आगे की बात देखो बच्चों क्या है। अभी तक आपने ये देखा कि जैसे जैसे इस वाले एंगल को हम आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्रिटिकल एंगल का आना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। मतलब क्रिटिकल एंगल आपको आना जरूरी है इस वीडियो के लिए। हमने वहां ये पढ़ रखा है कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता है वैसे वैसे यहां वाली लाइट भी दूर हटती है, यानी कि ये वाला एंगल भी बढ़ता है। जब इस क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में आ जाएंगे तो लाइट रे इस तरह से घूम चुकी है, मतलब वो मुड़ती दूर हटते 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 वो ऐसे आ गई। अब इसके आगे की जस्ट बात है कि अगर आप इस वाले एंगल को और बढ़ाएं, नीचे वाली लाइट को और ऊपर कर दें, इस वाले एंगल को और बढ़ा दें, तो ये वाली लाइट और दूर हटेगी और दूर हटते ही वो वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी। वापस का मतलब कि गई भी डेंसर से थी इस कांच से और लौट करके भी इस कांच में ही आ गई। बस यही वाली घटना कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको आप कुछ ऐसे समझें जैसे ये मीडियम अगर आपने ले लिया, आपने नॉर्मल एंगल पर लाइट डाला, लाइट बाहर निकल गई, ये नॉर्मल है। आपने एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये नॉर्मल है, एंगल थोड़ा सा बढ़ाया, लाइट थोड़ा सा और दूर हट गई। आपने एंगल थोड़ा सा और बढ़ाया, लाइट बिल्कुल पैरेलल हो गई। अगर अब आप इससे एंगल और बढ़ा देते हैं तो लाइट वापस से आ जाएगी, यानी कि आपने कुछ इतना एंगल बढ़ा दिया तो लाइट वापस टकरा करके फिर से अंदर, क्योंकि लगातार लाइट क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर हट रही है, लगातार नॉर्मल से दूर हटते 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 वो अंदर ही आ जाएगी। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो उस दशा में वो दूर हटते हटते सीधे सघन माध्यम में ही लौट आएगी। इस घटना को हम क्या कहेंगे बच्चों, इस घटना को ही हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। परिभाषा क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो ये वाली जो लाइट है वो वापस सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
when the ray of light passing through from denser medium to rarer medium, then if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray of light reflected back in same medium or denser medium, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना बस सिंपल सा है कि आपने सघन मीडियम से विरल मीडियम में जब लाइट जा रही हो तो आपको केवल आपतन कोण का मान C से ज्यादा कर देना है। तो C से ज्यादा होने पर, C की कंडीशन पे ध्यान समझने की बात है, जब लाइट C वाले एंगल पर होगी, जब लाइट C वाले एंगल पर होगी तो वो ऑलरेडी यहां पर है। अगर तुमने एंगल जरा सा भी इसका नीचे वाला देखिए बढ़ाइए, नीचे वाला एंगल जरा सा बढ़ाया तो ये लाइट दूर हट जाएगी। तो C से जरा सा अधिक होने पर ये लाइट वापस अंदर ही आ जाएगी और ये घटना हमारी कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई समस्या? अच्छा, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बच्चों दो शर्तें हैं। पहली शर्त बड़ी सिंपल सी आपको दिख रही है कि लाइट रे हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी अभिलंब से दूर हटने की बात हो रही है और अभिलंब से दूर हटने वाली जो बात है वो केवल सघन से विरल पे ही है। विरल से सघन पे अगर आप आ गए तो अभिलंब से दूर नहीं हटेंगे, अभिलंब की ओर जाएंगे, तो ये बात कभी फिर लागू नहीं हो पाएगी, घटना नहीं हो पाएगी। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों ही घटनाओं के लिए आपको यह जानकारी जरूरी है कि लाइट हमेशा कहां जा रही हो, सघन से विरल, तभी दोनों घटनाएं अस्तित्व में आएंगी, अदरवाइज उन दोनों घटनाओं का कोई मतलब नहीं है। तो लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, ये याद रखना है कि सघन माध्यम से कहां जा रही हो, विरल माध्यम में। ये तो पहली बात हो गई, पहली कंडीशन, लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा। पहली कंडीशन, लाइट रे हमेशा कहां से कहां जा रही हो, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में। ओके, दूसरी कंडीशन है जो आपतन कोण हो वो हमेशा C से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर यहां पर एंगल हमने C से बड़ा कर दिया, ये एंगल I है और इस ग्रेटर देन C है, तो डेफिनेटली ये जो लाइट रही होगी जो यहां जा रही थी C की कंडीशन में, वो सीधे ना जाकर कहां जाएगी, अंदर ही आ जाएगी और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेवार होगी। समझ आ रही है बात आपको? लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन अगर होंगी तभी लागू होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या तभी वो घटित हो पाएगा, तभी वो हो पाएगा। समझ आ रही बात? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। प्रथम शर्त है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जानी चाहिए, लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये तो रही बात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब हम बात अगर करें कि ये हमको दिखता कहां पर है, कहां पर हम कैसे समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल भी कुछ होते हैं क्या? तो यस, इसके बहुत उम्दा एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो पहला एग्जाम्पल है मरीचिका, मिराज। मिराज ये रेगिस्तानों में हमको दिखाई देता है, हालांकि ये रोडों में भी होता है, सड़कों में भी होता है। जो आप बगल में आप फोटो देख पा रहे हो, मगर मैं लगा पाया टाइमली तो आपको दिखाऊंगा बगल में फोटो से आप देख पाए कि कैसे कैसे रोडों में हमको ये दिख जाता है मरीचिका, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मरीचिका है। तो चलो बच्चों, हम लोग आज इस मरीचिका को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि कैसे घटित होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बिहाफ पर एक इल्यूजन। चलिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो एग्जाम्पल के अगर आधार पर कुछ लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे हीरे का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, तो कांच में क्रैक। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किस चीज के? ये एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, पूर्णांतिक परावर्तन के। तो इसमें से हम मेन है जो मरीचिका, इसको देख लेते हैं। मिराज क्या है?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हाई स्कूल के लिए। मरीचिका यानी कि मिराज, रेगिस्तान में मरीचिका से आप क्या समझते हैं, ऐसी सब बातें आती हैं। तो बच्चों देखो होता क्या है कि जब रेगिस्तान में हम लोग जाते हैं, जब रेगिस्तान में हम लोग जाते हैं तो चारों तरफ रेत है और उस रेत के समंदर में आप कहीं पर खड़े हैं। रेत का समंदर मतलब चारों तरफ रेत ही रेत है और कुछ नहीं दिख रहा है आपको। आप कहीं पर खड़े हैं उस बीच में और दूर कहीं आपको एक सूखा सा पेड़ दिखाई दिया। हालांकि रेगिस्तान में पेड़ के मिलने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मान लीजिए सूखा सा कहीं पेड़ है, तो आपको इतनी दूर पेड़ दिखेगा और आपको भ्रम होने लगेगा पानी का। हो सकता है कि आपको पेड़ ना दिखाई दे, पेड़ ना हो वहां पर, कोई बात नहीं, फिर भी आपको एक भ्रम पैदा होगा पानी का। वाटर की उपस्थिति आपको समझ आएगी कि वहां पर वाटर प्रेजेंट है, वहां कोई तालाब है, कोई नदी है। ये जो भ्रम है, ये जो इल्यूजन है, इसी इल्यूजन का नाम है मरीचिका। एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, प्रकाशिक भ्रम, प्रकाश की वजह से उत्पन्न होने वाला भ्रम। कैसे उत्पन्न होता है इसको समझते हैं। देखिए रेगिस्तान में क्या होगा, रेगिस्तान में रेत होगी, जैसे ये रेत है मान लेते हैं, उसको रफ कर देते हैं जरा क्योंकि जरूरत पड़ेगी जगह की थोड़ी। ये रेगिस्तान की सरफेस है, जमीन है जहां रेत है। रेत हम जानते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। रेगिस्तान जो गर्म होते हैं वो इसी वजह से गर्म होते हैं क्योंकि वहाँ पर रेत है, और हम ज़्यादा टॉपिक में जाना नहीं चाहते। रेत की स्पेसिफिक हीट काफ़ी कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा, जिसकी वजह से वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन के टाइम पर जैसे ही सूरज आया तो फटाफट वो रेत जो होती है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और रेगिस्तान बहुत गर्म हो जाता है। जमीन जो होती है सरफेस, जो रेत यानी कि बालू, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और गर्म होने की वजह से क्या होगा, जो हवा है, जो रेगिस्तान का वायुमंडल है, वो उस रेगिस्तान से टच करता है, संपर्क में आता है। तो जैसे ही हवा किसी गर्म सरफेस को छुएगी तो वो गर्म हो जाएगी, और जैसे ही हवा किसी ठंडी सरफेस को छूती है तो वो ठंडी भी हो जाती है। एग्जाम्पल आप जैसे कूलर समझ लें, गर्मी के दिनों में कूलर चलाते हैं तो जो हवा बाहर की है वो कूलर की घास से होकर के गुजर रही होती है, तो कूलर की घास में पानी गिर रहा होता है, इस वजह से वो ठंडी हो जाती है घास, और वो हवा उस घास से टच करते हुए आती है तो वो हवा ठंडी हो जाती है। तो हवा जिस सरफेस को छुएगी, अगर वो सरफेस गर्म है तो हवा भी गर्म हो जाएगी, ठंडी है तो वो हवा भी ठंडी हो जाएगी। तो जैसे ही हवा इस रेगिस्तान के सरफेस को टच कर रही होती है, रेत की सरफेस को, तो हवा भी गर्म हो जाती है क्योंकि रेगिस्तान गर्म है। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ चलती है, फिर जो ऊपर की ठंडी हवा है फिर वो नीचे आएगी, वो गर्म होगी। तो यह प्रोसेस चलता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे जैसे हम रेगिस्तान के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो पाते हैं कि ऊपर की जो हवा है वो ठंडी है नीचे की तुलना में। मतलब अगर आप यहां पर हाथ रख लें और यहां पर हाथ रख लें तो आपको नीचे ज्यादा गर्माहट का एहसास होगा और ऊपर कम गर्माहट का एहसास होगा। सिंपल सी बात, अगर आप कहीं आग जल रही हो, नीचे हाथ रखोगे तो ज्यादा गर्मी मिलेगी, ऊपर हाथ रखोगे तो कम गर्मी होगी। वही है, मेन गर्म तो ये सरफेस है, तो जितना इसके करीब रहोगे उतनी गर्माहट ज्यादा होगी, जितना दूर रहोगे उतनी गर्माहट कम होगी। यानी कि यहाँ पर हवा की जो परतें बनती हैं, एयर की लेयर्स बनती हैं, वो कैसी हैं, ज्यादा गर्म, कम गर्म, और कम और कम और कम और कम करते करते काफी ठंडी हो गई। तो नीचे की हवा काफी गर्म और ऊपर की हवा काफी ठंडी। तो जो नीचे की हवा गर्म है, गर्म होने से जो मॉलिक्यूल्स गैस के वो दूर दूर भागने लगते हैं। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल्स दूर दूर भाग रहे, इधर उधर भागने लगे, तो ये जो हवा है वो थोड़ी सी रेयर हो जाती है ऊपर के कंपैरिजन में। ऊपर वाली हवा के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं है, तो वो घनी है। ये वाले थोड़े कम घने हो गए क्योंकि वो दूर भाग गए। ऐसा भी हम कह सकते हैं, जो गर्म हवा है वो कम घनी होती है, जो ठंडी हवा है वो ज्यादा घनी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर का जो मीडियम है वो सघन की तरह काम करेगा, डेंसर की तरह काम करेगा, और नीचे का जो एयर है वो विरल की तरह काम करेगा, रेयर की तरह काम करेगा। समझ पाए? ज्यादा गर्म पार्टिकल्स दूर दूर, कम घनापन विरल, कम टेम्परेचर यानी कि ठंडी हवा, पार्टिकल पास पास, घनापन ज्यादा, मीडियम डेंसर।
अब ऐसी दशा में अगर यहाँ कहीं पेड़ वगैरह कुछ हो, मान लेते कुछ पेड़ वगैरह है, और आप यहाँ कहीं दूर रेगिस्तान में अगर खड़े होकर के देख रहे हैं, तो क्या होगा, इससे जो लाइट आएगी इस पेड़ की नीचे की तरफ, तो देखिए हम यहाँ पर कुछ परतें बना दे रहे हैं आपके समझने के लिए। ये हवा की परतें हैं बेटा, एयर की लेयर्स है। ये ज्यादा गर्म, ये थोड़ी कम, और कम, और ज्यादा कम, और ज्यादा कम, टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि ऊपर का मामला ज्यादा डेंसर और नीचे का कम, यानी कि रेयर। तो जैसे ही लाइट नीचे आती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। लाइट जैसे ही नीचे आई वो अभिलंब से दूर हटती जा रही है। दिख नहीं रहा है इसमें ज्यादा सही से, इसको ऐसे बनाते हैं। जैसे ही लाइट यहां पर गिरी वो अभिलंब से क्या हो जाएगी बच्चों, दूर, क्योंकि वो सघन से कहां जा रही है, विरल में। लाइट सघन से कहां जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से और दूर, यहां पर फिर अभिलंब बनाओगे तो और दूर, यानी कि जैसे जैसे लाइट नीचे आ रही है वो हर बार अभिलंब से क्या हो रही है, दूर, अभिलंब से क्या हो रही है, दूर। तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा दूर हटते हटते, जब ये वाला जो एंगल है, देखो ये आपतन कोण आई, ये भी आपतन कोण आई, ये भी आपतन कोण आई, लेकिन यहाँ का मान कम है, यहाँ का मान ज़्यादा है, यहाँ का मान और ज़्यादा है। तो होता क्या है, जैसे जैसे लाइट नीचे आती है वैसे वैसे देखो आई का मान बढ़ता जा रहा है, आई का मान बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, और लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, सघन से विरल में। तो जब भी लाइट सघन से विरल में जाए और आपतन कोण यानी आई का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो लाइट लौट करके वापस ही आ जाती है। अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखा तो यहाँ सघन से विरल में तो आ रही है और आई का मान धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आई का मान किससे ज्यादा हो जाएगा, आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा, सी से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही ज्यादा हो जाएगा वैसे ही लाइट वापस मुड़ करके सघन माध्यम में ही चली जाएगी। ये हमने काफी शार्प लाइनें दिखाई हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी सी अजीब होगी। लाइट इस तरह से घूमती हुई आती है और ऊपर चली जाती है, धीरे धीरे लाइट दूर हट रही तो धीरे धीरे दूर हट रही है, धीरे धीरे लाइट क्या होती है, दूर हटती और टकराकर एक समय ऐसा आता है जब आई का मान सी से बढ़ा तो लाइट लौट करके वापस चली गई। और लाइट लौट करके जैसे ही वापस जाएगी आपकी आंखों में तो होता क्या है, अब यहीं से इल्यूजन स्टार्ट। हमको लगता है कि लाइट कहां से आ रही है, देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट कहां से आ रही है, लाइट तो नीचे से आ रही है। तो ये जो भ्रम यहां है लाइट नीचे से आने का, हमको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि यहां पर कोई पेड़ वगैरह कुछ है और उसकी इमेज कहां है, नीचे। और नीचे इमेज केवल पेड़ की नहीं, आसपास जो भी चीजें हैं, कोई अगर जानवर है तो उसकी इमेज भी नीचे दिखाई देगी उसी प्रोसेस से। आसमान जो है, बादल है, उसकी इमेज भी कहां दिखाई देगी, क्योंकि उससे भी लाइट आ रही है और जिससे भी लाइट आ रही है वो हमें आंखों में ऐसे पहुंच रही है। तो हो क्या रहा है कि जितनी भी चीजें आसपास की हैं वो सभी हमको नीचे की तरफ दिखाई देने लगी, क्योंकि उन सबसे आने वाली लाइट घूम करके हमारी आंखों में पहुंच रही है और हमको भ्रम होता है कि वो नीचे से है, क्योंकि लाइट तो हमारी आंखों के लिए सरल रेखी पथ पर चलती है, स्ट्रेट लाइन पर चलती है, लीनियर पथ पे चलती है। तो इस वजह से हमको सीधा रास्ता उसका यही समझ आएगा कि लाइट सीधे यहीं से आई, नीचे से आती हुई दिखाई दी तो इसकी इमेज नीचे, आसमान की इमेज नीचे, बादल की इमेज नीचे, कोई पक्षी उड़ रहा है उसकी इमेज नीचे। तो हमको वहां से भ्रम होगा कि यहाँ पर कोई तालाब है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति केवल तालाबों में ही होती है। अगर कहीं पानी भरा है, उसके बगल में कोई पेड़ है तो उसकी पेड़ की इमेज भी दिखाई देगी, आसमान की इमेज भी दिखाई देगी। तो ऐसा भ्रम बन जाता है कि यहाँ पर पानी है और इसी भ्रम की वजह से लोग भटक जाते हैं रेगिस्तान में, पानी के लालच में आते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है। तो यही है इल्यूजन, मिराज, इसी को हम मरीचिका कहते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप मरीचिका क्या चीज़ है। एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये हमको रोडों पे भी दिखाई देता है गर्मी के दिनों में, हाईवेज वगैरह में। तो आप अगर वीडियो हम लगा पाए यहाँ पर इमेज तो आप देख सकते हैं कि रोडों की मरीचिका कैसी होती है, जो कि एकदम रियलिस्टिक लगती है, वास्तविक कि रोडों में आगे पानी होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर रोड सूखी होती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे आज का वीडियो। बाकी आप बुक में अपनी पढ़ लीजिएगा। बाकी एग्जांपल डायमंड का जो चमकना है वो भी इस पे ही आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर भी जो आपने नाम सुना होगा, जियो भी इस समय बिछा रहा है हर जगह, तो ऑप्टिकल फाइबर भी
जितना इंटरनेट है एक्चुअली में वो ऑप्टिकल फाइबर पर ही बेस्ड है। हम इस पे वीडियो आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लास 12th का जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ टॉपिक अलग से पढ़ाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और घर पर पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।